और अब बात कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश कौन रच रहा है, इस सवाल पर देश की सियासत में भूचाल तब आ गया जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने खुद इसकी तरफ इशारा किया। उन्होंने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला और आरोप लगाया कि देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं। उन्होंने यह संकल्प ले रखा है कि वो पीएम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। पीएम ने आरोप लगाया कि ऐसे लोगों ने छवि खराब करने की सुपारी भी दे रखी है। विपक्ष पर आरोपों की फेहरिस्त को आगे बढ़ाते हुए पीएम ने आरोप लगाया कि इन्हीं लोगों ने अब संकल्प लिया है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। पीएम मोदी के प्रचंड प्रहार को विपक्ष को निशाना बनाने से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि छवि बिगाड़ने वालों के नाम बताइए, हम मुकदमा चलाएंगे। उन्होंने ट्वीट पर ऐसे लोगों, संस्थाओं या देशों के नाम बताने की अपील की। इससे जुड़े तमाम मुद्दों और सुलगते सवालों पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। केवल वे अपराधी तत्व अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं जिन्हें सरकारी संरक्षण मिल रही है। सच्चाई यह है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। यदि यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। मेरा कहना है, जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। वो खुद ही एंटी नेशनल है और दूसरों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं क्योंकि उन पे पास कोई मुद्दा नहीं है। अदानी का मामला जो उनके ऊपर आया है उसको छिपाने के लिए, उसको ये करने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। कौन है इस देश का प्रधानमंत्री? लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाऊंगे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? छाती ठोक के कह देते ये मोदी किसको डरेगा नहीं, सब अपोजिशन को एक मोदी बस है। तो भाई तेरे जैसे लोग बहुत इस देश में आए और चले गए। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है। नरेंद्र मोदी जी के लिए देखें आप तो नरेंद्र मोदी जी अराजकता की, असहिष्णुता की, क्रिमिनल करतूत के शिकार रहे हैं और ये आज से नहीं है। और उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इनके साजिश की सुपारी संकल्प के सरौते से चकनाचूर हो जाएगी। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे। उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है। तो बड़ी बहस, पीएम मोदी की छवि खराब करने की सुपारी किसने दी है, किसके ऊपर निशाना साध रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इस बड़ी बहस में कसम संविधान की हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी, लेफ्ट नेता विवेक श्रीवास्तव जी, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी, AK वाजपेयी हैं, LJP के प्रवक्ता। सबसे पहले अभय दुबे जी, निश्चित तौर पर नाम उन्होंने नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने किसी का जिक्र नहीं किया, नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में राहुल गांधी पर ही निशाना है क्योंकि राहुल गांधी लगातार पीएम के खिलाफ हमला बोल रहे हैं और उन्हीं के ऊपर यह इनडायरेक्टली अटैक था कि उन्होंने सुपारी दी है। चंदन जी,
पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी बेहद चिंतित हैं अपनी छवि को लेकर। उनको भी इस बात का आभास होने लगा है कि उनकी छवि खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि देश ही नहीं विदेश में भी सुपारी दी गई है। पहली बात तो ये भाषा उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपकी छवि जो देश में खराब हो रही है वो इस बात से हो रही है कि आप अडानी जी के इस मामले पर जेपीसी बनाने से साफ इनकार कर रहे हैं। विदेशों में छवि आपकी कौन खराब कर रहा है? नीरव भाई, मेहुल भाई, संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल जो 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स हैं, वो आपकी छवि खराब कर रहे हैं, क्योंकि आरोप यह है कि आपकी सत्ता की सरपरस्ती में वो लोग बारी बारी से भगाए गए। विजय माल्या का तो सीबीआई का लुकआउट नोटिस रिवोक हुआ प्रधानमंत्री जी, उस बात से आपकी छवि खराब हो रही है। आपने कहा 14 के बाद से ही छवि खराब हुई। पहली बात कब छवि खराब हुई आपकी? जब आप किसानों के खिलाफ जमीन को हथियाने के एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए प्रधानमंत्री जी। सुप्रीम कोर्ट में आपने शपथ पूर्वक कह दिया कि लागत का 50% ऊपर नहीं दूंगा, किसानों का बोनस खत्म कर दिया, उससे छवि खराब हुई। नोटबंदी के एक तरफा निर्णय से छवि खराब हुई कि एमएसएमई तबाह हो गया, ये बात आरबीआई ने खुद ने स्वीकारी। पेगासिस का मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने हमारी मदद नहीं की, 5 फोन में इन्फेक्शन था। कृषि के काले कानूनों से आपकी छवि खराब हुई। तो प्रधानमंत्री जी जो छवि खराब हुई वो आपकी वजह से हुई। जो प्रतिपक्ष पर आरोप आप लगाते हैं वो इसलिए न्यायपूर्ण नहीं दिखाई देता है कि इन आरोपों के बाद कई सारे प्रांत आप हार गए। तो अगर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये लगातार चुनाव हारे, तो इसका आशय ये है कि वो इन वक्तव्यों से नहीं। कितने चुनाव जीते इसका जिक्र नहीं किया अभय दुबे जी ने। 14 के बाद 19 भी जीते, कई राज्यों में भी जीते। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। अभय दुबे जी ने जो आरोप लगाए हैं कि भाई पीएम की छवि जो है वो कोई विपक्ष नहीं खराब कर रहा है, उनकी अपनी वजहों से हो रही है। देखिए, आज पूरा देश इस बात को समझता है कि अगर देश में सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। उनकी लोकप्रियता और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे कोई भी जो दूसरा लीडर जो अपोजिशन पार्टी का लीडर है, उसमें जो पॉइंट परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो इतना ही है जितना सारे अपोजिशन को मिला के जो जितनी लोकप्रियता उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतना प्रधानमंत्री जी की अकेले की लोकप्रियता है। जाहिर है इस लोकप्रियता से कई लोगों को परेशानी हो, कई लोगों के पेट में दर्द होता है, कई लोगों को तकलीफ होती है, हम समझ सकते हैं। इसलिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्ट्रैटेजी से ये चाहते हैं कि जो लोकप्रियता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, जो लोगों के दिल में बसते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, और काम ऐसे नहीं दिल में बसे हैं भैया, और भी प्रधानमंत्री रहे हैं, नहीं अभी जो और भी बड़े लीडर रहे, लेकिन जफर इस्लाम साहब अभी जो मामला चल रहा है, अडानी का मुद्दा जो चल रहा है, इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल ये खड़े कर रहा है कि अगर सवाल छवि को लेकर हो रहे हैं तो इस पर जेपीसी करके खत्म करिए। मेरी बात जी, एक मिनट, मेरी पूरी बात खत्म होने दिए, मैं उस पर भी सब पर आता हूं। जितने देर उनको समय दिया उतनी ही देर मुझे भी समय दे दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं, उसके बाद आप सवाल करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, इनको इस बात की परेशानी है कि आज एक आम नागरिक अपने आप को मजबूत महसूस कर रहा है, देश से बाहर रहने वाले हिंदुस्तानी अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे हैं, पूरा देश जो है तरक्की के रास्ते आगे तेजी से बढ़ रहा है। आज उनके समय में डबल डिजिट इन्फ्लेशन रहता था, आज इन्फ्लेशन जो कंट्रोल में है। आज आप देखिए कि वैक्सीनेशन जो दुनिया कहती थी किसी हिसाब से 2025 तक हिंदुस्तान की आबादी को नहीं होगा, आज हिंदुस्तान की आबादी को होने के बावजूद पूरी दुनिया को ये बांटने का काम किया। आज वैक्सीन ऑफ द वर्ल्ड जो कहने वाले लोग जो कहने लगे हिंदुस्तान को, जो कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हिसाब से देखा जाता था, आज दुनिया में भारत को एक मजबूत देश देखा जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है अपोजिशन को परेशान करे, और खासकर जिस तरह से देश में लोगों के दिलों में बसते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो अपने आप में एक मिसाल है। इतनी लोकप्रियता किसी को आज आजाद भारत में इतने प्रधानमंत्री किसी को नहीं हुई। अब बात रही जो इनकी जो डिमांड है, अरे भाई आप पार्लियामेंट फंक्शन करने दीजिए, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जो इतनी बार जो बात पार्लियामेंट को फंक्शन करने दें, पार्लियामेंट में डिसरप्शन ना करे, पार्लियामेंट में डिस्कशन करे, आपको जो भी मुद्दा बात करना है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जाए, वहां चर्चा करे। और आपकी संसद तो जो आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि आप लोग नहीं चलने दे रहे हैं राहुल गांधी की मांग को लेकर, राहुल गांधी की माफी की मांग को लेकर। हम तो बार बार कह रहे,
नहीं, माफी तो उनको देश के साथ, अगर उन्होंने जाके भारत से बाहर जाके देश के बारे में ऐसी गलत बात कही है, इतने गलत इरादे से गए वहां, इस तरह के भाषण दिए, उससे समझ में आता है कि उनकी नीयत क्या थी। उन्होंने बाहर की ताकतों को कैसे उकसाने का काम किया देश के अगेंस्ट में, देश को कमजोर करने वाली ताकतों को के साथ खड़े दिखे। तो ये सब तो देख रही है देश की जनता। ठीक है जफर इस्लाम साहब, आपके पास प्रधानमंत्री जी नाम नहीं लिया, लेकिन देश की जनता को समझ गया। ठीक है राजीव रंजन जी, किसने सुपारी दी है प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की? सबसे पहले तो मैं सुपारी शब्द को लेकर के हैरान हूं। विमर्श का स्वरूप इतना विकृत हुआ है। प्रधानमंत्री जी की भूमिका इस विमर्श को गिरते हुए स्तर की ओर लगातार ले जाने में बेहद अहम रही है, और उनके बतौर प्रधानमंत्री कार्यकाल के जो ये 9 वर्ष हैं, इसमें अनेक अवसरों पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर और सरहद के बाहर जाकर न केवल शब्दों की जो गरिमा है उसको आहत किया, इस देश को कई बार उन्होंने कटघरे में खड़ा किया कि जब वो आए उसके बाद सब कुछ बदलने लगा, नहीं तो उसके पहले ये देश बहुत ही बुरी स्थितियों में जी रहा था, या जन्म लेना भी अभिशाप की तरह था। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे सुपारी शब्द को लेकर के मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा जी, अगर सुपारी लेना है तो जनता ले रही है। अगर अभी किसी प्रवक्ता ने कहा कि देश के कई राज्यों में आपकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ये गुरूर नहीं होना चाहिए कि आप 9 वर्षों से लगातार सत्ता में हैं। इस देश में ऐसी हुकूमतें भी आई हैं जिन्होंने 50 वर्ष जनता का आशीर्वाद लिया है, लेकिन जनता जब नाराज हुई है तो 77 और 89 ये 2 ऐसे मौके थे जब जनता ने प्रचंड जनादेश के बावजूद उस पार्टी को पराजित करने का काम किया। लेकिन उस दौर में की गई जो भूलें हैं उनसे 1000 गुना ज्यादा बड़ी भूलें नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी के नेता कर रहे हैं, और इसीलिए शायद उन्हें यह इस बात का एहसास है कि आने वाले चुनाव में कठिनाइयां बढ़ेंगी, तो डिवाइसिव एजेंडे और अपोजिशन को गाली देने के जरिए वो उन मुद्दों से देश को दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं, जिससे उनकी जो कमियां हैं वो सामने आ जाए। ठीक है, यानी कि और इसमें मैं एक बार फिर अडानी प्रकरण का नाम लूंगा, महंगाई बेरोजगारी का नाम लूंगा जी। ठीक है, AK वाजपेयी जी। देखिए ऐसा है मिश्रा जी, ये सुपारी वर्ड पे ऐतराज कर रहे हैं। सुपारी मतलब राजनीतिक सुपारी की बात होती है, और सुपारी जब दी जाती है जब ये विपक्षी पार्टी के लीडर भ्रष्टाचार से बचने के लिए कभी दिल्ली में मीटिंग करेंगे, कभी बंगाल में मीटिंग करेंगे, कभी हैदराबाद में मीटिंग करेंगे। देखो ये सीधी बात है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम जारी रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो उससे बचने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये चौकीदार चोर, रावण, एंटी नेशनल, मौत का चौकादार, हिटलर, रंगा बिल्ला, नीच आदमी, नमक हराम, औरंगजेब का अवतार, कातिल, मोदी मतलब आतंकी, और अभी लेटेस्ट कायर, ये क्या है? ये छवि करार करने की कोशिश नहीं की जा रही? नहीं, जवाब दें हमको। इस तरह से कहा जाता है किसी को? प्रधानमंत्री हैं और सबके हैं, इनके भी हैं हमारे भी हैं। देखिए ये इनके कृत्य बता रहे हैं और इनका धर्म है जो वो लगा रहे हैं कि किसी तरह से हटाओ इनको। अब ये हिंडनबर्ग पे और अडानी पे बात करते हैं। इनसे एक सवाल पूछिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उसके पास क्यों नहीं जाते कि सर हमारे पास ये जानकारी है और इसके हिसाब से आप कार्रवाई करिए। सिर्फ टेलीविजन पे बैठ के आरोप लगाएंगे तो ये छवि खराब नहीं होना। ठीक है, राफेल पे इन्होंने छवि खराब करने की कोशिश नहीं की क्या? ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में फिर माफी मांगी इन्होंने। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव ओपनिंग कमेंट। जी 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 जी, मैं सुन रहा था, वाजपेयी जी को भी सुन रहा था, और उसके पहले राजीव रंजन जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से चीजों को विस्तार पूर्वक बता दिया है, बड़ा कम जोड़ने के लिए रह गया है। वाजपेयी जी से मेरा यह सवाल है कि आपने कुछ अपशब्दों का जरूर आपने मेंशन करा, मुझे कृपा करके ये बताएं कि जितना भी आपके बड़े बड़े केसेस ईडी सीबीआई लगा रही है उसमें से 90% ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ है। ये वेंडेटा की पॉलिटिक्स जब प्राइम मिनिस्टर करते हैं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग भाजपा और सरकार करती है तो उसके सामने ये पब्लिक या किसी एक ट्रोलिंग आर्मी के द्वारा
यूज किए गए फ्यू अपशब्द, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। आज बिहार के अंदर समस्या हो गई है, वहां पे दंगा हुआ, बंगाल के अंदर हुआ, हर जगह पे आप जो है कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ा रहे हैं, वहां की सरकार जिम्मेदार नहीं है सर, करा रहे हैं, माइनॉरिटीज को नीचा दिखा रहे हैं। जी, वहां की सरकारें जो हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार या बिहार की सरकार, उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी इतनी ताकतवर है वहां? नहीं, आप सुनिए सर, नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, ये सारी की सारी समस्याएं ऑपोजिशन रूल स्टेट में ही क्यों हो रही हैं? महाराष्ट्र में भी हुआ था, गुजरात में भी हुआ था सर। बीजेपी में चला जाता है। विवेक जी, फैक्चुअली हमें करेक्ट रहना पड़ेगा, महाराष्ट्र और गुजरात में भी हुआ था सर। ये 2024 की तैयारी है और ये वक्तव्य श्री नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ एक बीजेपी के लीडर का वक्तव्य है जो 2024 की तैयारी में विपक्ष को। ठीक है, इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल सभी हमारे जो सम्मानीय मेहमान हैं उनके साथ इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को इस बीच बता दें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा कि राहुल कभी सावरकर नहीं हो सकते। राहुल विदेश से सहयोग मांगते हैं, राहुल पिछड़े समाज को अपमानित करते हैं, अपमानित करके माफी नहीं मांगते हैं, ये निशाना साधा है अनुराग ठाकुर ने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अहंकार किस बात का है। आप सावरकर जी को नीचा दिखाने का काम करते हो। आप सम्मान तो सावरकर जी का नहीं कर पाए, लेकिन अपमान करने में राहुल गांधी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या मतलब था इनका कि मैं सावरकर नहीं? अरे आप सावरकर हो भी नहीं सकते। ना आपने तप किया है, ना त्याग दिया है, ना आप देश के लिए जीना चाहते हो। आप तो विदेशी ताकतों के साथ विदेशी धरती पर विदेशी सरकारों का सहयोग भारत के लोकतंत्र के खिलाफ मांगते हो, जबकि सावरकर जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया था। राहुल सावरकर हो ही नहीं सकते। पिछड़े समाज का बार बार अपमान करना, अपशब्द बोलना, ये राहुल गांधी जी का अहंकार है जो पिछड़े समाज से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं। ऐसी क्या मजबूरी है राहुल जी कि आप पिछड़े समाज को अपमानित तो करते हैं लेकिन माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं होते? अगर राहुल गांधी जी ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में लिखित रूप में माफ़ी मांगी और उसके बाद भी दुष्प्रचार करने से नहीं हटे, झूठ बोलने से नहीं हटे, तभी तो देश के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं अवमानना के, और 7 केसेस में वो बेल पर हैं, जमानत पर हैं। तो देश को ये भी जानना जरूरी है कि राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के मामले में भी बेल पर हैं और अवमानना के मामले में भी साथ में बेल पर हैं। तो बीजेपी ने एक बार फिर से निशाना साधा है राहुल गांधी पर, और राहुल गांधी पर पिछड़ों के अपमान करने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान करने का आरोप लगाया है। इन सबके बीच अभय दुबे जी, लगातार जिस तरह से आप लोगों की ओर से रिलेंटलेस मुहिम चलाई गई है, चाहे पेगासस का मुद्दा हो, चौकीदार चोर का मुद्दा हो, खून की दलाली, तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो कि संसद के अलावा संसद के बराबर की मान लीजिए वहां भी जो है उन लोकतंत्र में उनकी भी जगह है, सब वहां जाकर के मामले जो है खत्म हो गए। फिर आखिरकार एक के बाद एक नए नए जो आप लोग ये लाते रहे हैं शिगुफा, ये छोड़ते रहे हैं, पीएम उसी का जिक्र कर रहे हैं। चंदन जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में खत्म नहीं हो गया। पेगासिस के फैसले को पढ़िए आप। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा कि सरकार ने हमारी कमेटी को अपेक्षित सहयोग नहीं किया। 5 फोन में हमारे इन्फेक्शन ट्रेस हुए, लेकिन समिति ने सर मैलवेयर, और उसमें राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था कि उनके फोन में पेगासस है, उन्होंने तो फोन भी जमा नहीं किया, फिर कैसे चेक हो गया सर? जो फोन जमा हुए थे उसमें उन्होंने पाया, और सब उन्होंने साफ कहा कि अगर कमेटी हमारा सहयोग, सरकार हमारा सहयोग करती तो परिणाम कुछ और होते। सर बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता सर वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, 29 फोन जमा किए गए थे, 5 में मैलवेयर पाया गया था, और उसमें कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था जिसमें कि पेगासस होने की बात हो। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट आप कह दीजिए कि ये नहीं कहा कि सरकार ने हमको अपेक्षित सहयोग नहीं किया, कह दीजिए आप चैनल पर। सर उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की सारी चीजें थी, उसमें अगर मान लीजिए आपको कोई ऐतराज था, कोई आपत्ति थी, तो उसमें आप रिट पिटीशन डाल सकते थे, संविधान बेंच के सामने ले जा सकते थे। एक सुन लीजिए मेरी बात। राफेल के केस में क्या हुआ? राफेल के केस में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2-3 पैराग्राफ में निर्णय में गलती थी, जिसको संशोधन याचिका लेकर गई सरकार कि ये गलती है, संशोधित कर दीजिए। क्यों? क्योंकि गलत एफिडेविट इन्होंने फाइल किया था। दूसरी बात,
इन्होंने बात की अभी हमारे जफर इस्लाम साहब, विद्वान प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी और इन्फ्लेशन, तो साहब छवि इसलिए खराब हो रही प्रधानमंत्री जी की 45 वर्ष की सबसे भीषणतम बेरोजगारी आप लोगों ने परोसी। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार कर दिया, खाने की दाल तेल पेट्रोल डीजल 100 रुपए और 200 रुपए के पार हो गया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ 12 करोड़ लोगों ने रोजगार गवा दिए, 84 करोड़ लोगों की आमदनी घट गई। आपकी छवि इसलिए खराब हुई कि जम्मू कश्मीर जाते हैं। उसके लिए मोदी जिम्मेदार थे या कोविड? बिल्कुल। दूसरी बात, आपने बेरोजगारी का जिक्र किया, आपने बेरोजगारी का जिक्र किया। सबसे ज्यादा बेरोजगारी 2.5 करोड़ की आबादी वाली हरियाणा में है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में है, जहां की आबादी 8 करोड़ से ज्यादा है, 26% आबादी। उसके बाद बिहार का अगर जिक्र करें, बिहार की आबादी 13 से 14 करोड़ के बीच है, वहां भी 17% के आसपास जो है बेरोजगारी है सर। तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। मैं उसका एक सेकंड में छवि इसलिए खराब हुई कि प्रधानमंत्री जी आपने सैफुल्लाह फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी घोषित, जिसको 10 साल की सजा हुई थी, जो पंडितों का हत्यारा था, उसको टिकट दे दिया वार्ड नंबर 33 से। तारिक अहमद मीर घोषित आतंकवादी जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको विधानसभा का टिकट दिला दिया। तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री जी का मन साझा करता है आतंकवादी। तब आपकी छवि प्रधानमंत्री जी खराब होती है। ठीक है, आपकी जो छवि खराब होती है, आपने कोविड का हर बार गोल पोस्ट चेंज नहीं हो सकता सर। जफर इस्लाम साहब रिस्पॉन्ड करें। गोल पोस्ट चेंज नहीं सर, एक मिनट, आपको 10 सेकंड में आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। देखिए आपकी जो छवि खराब हुई प्रधानमंत्री जी, वो इसलिए हुई है कि 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाए कोविड के क्राइसिस में, और ये अडानी जी ने क्या किया? नहीं, शेयर मार्केट अगर गिर गया था सर, अगर शेयर मार्केट गिर गया था और उस दौरान पैसे लगाए गए, उसमें इलीगल क्या था? संविधान के तहत उसमें क्या खराबी थी, क्या गलती थी, ये बताइए। उस पर मैं आपके पास लौटूंगा। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए सर। सबको मौका देते हैं सर। स्टॉक मैनिपुलेशन है ना, गंभीर आरोप है। आप ये समझिए कि शेल कंपनियां विदेशी, वो साइप्रस हो, यूएई हो, मॉरिशस बोल रहे हैं, अब इनको आप जवाब देने दीजिए। जी जफर चंदन जी लेते हैं। चंदन जी जी देखिए, ये अभी आप थोड़ी देर जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो आपने सुनाया कुछ वीडियोस, उसमें देखिए किस तरह की भाषा अब भाषा का इस्तेमाल कर रही है। मौत का सौदागर कौन कह रहा है? कांग्रेस फैमिली के सबसे बड़े परिवार की जो सबसे बड़ी सदस्य हैं सोनिया गांधी जी। इस तरह की बहुत तरह की भाषाएं जो है कही गई हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बराबर देश के हित को और देशवासियों के हित को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी। आज इसीलिए इस बात को कहना पड़ेगा कि आज पूरा देश इस बात को समझता है, और देश का पूरा हर आदमी, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग मोदी जी के पीछे खड़े हुए हैं। इसलिए कि हम इन ताकतों से लड़ रहे हैं जिनके प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे। ऐसी ताकतों से लड़के देश को आगे ले जा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं किसी तरह देश आगे ना बढ़े, और उन ताकतों के साथ खड़े हो जाते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पर आप गलवान में जो है लड़ाई हो रही है, हमारे सेना जो है अपनी जान गंवा रहे हैं। राहुल गांधी जी चाइनीज एम्बेसडर के घर खाना खा रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी वजह थी कि आज के दिन उन्होंने चाइनीज एम्बेसडर के घर में खाना खाना बेहतर समझा, जबकि हमारे जवान वहां पर अपनी जान देश के लिए दे रहे थे, कुर्बान कर रहे थे, और उसके बावजूद वो खाना खा रहे थे। उसके अलावा इन्होंने देश के अर्थव्यवस्था के बारे में बात की। अरे भाई, आपने 13वें स्थान पे छोड़ा था। पॉलिसी पैरालिसिस, पूरे दुनिया में फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स की सरकार के बारे में जानी जाती थी। करप्शन जो है रैम्पेंट था आपके समय में। उस चीज को आज देखिए, ना करप्शन है, ना स्कैम है, नहीं तो स्कैम ऑफ स्कैम्स, गवर्नमेंट ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स कहा जाता था यूपीए सरकार 2 को। अब वो सब नहीं है। हाँ, देश तरक्की कर रहा है, देश के लोग मजबूत होते जा रहे हैं। नहीं सर, आरोप ये लगता है कि ऑपोजिशन पार्टी घूम फिर करके पीएम की छवि को आप लोग बीच में ऑपोजिशन पार्टी, वो डाइवर्जन टैक्टिक्स है। रियल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए विपक्ष ये आरोप लगाता है कि पीएम जो है ये इमोशनल कार्ड चल देते हैं। नहीं, आप हमसे बात कीजिए ना। देखिए ना, आप इन्फ्लेशन पे बात कर रहे थे। इन्फ्लेशन हमारे समय कम है कि उनके समय में कम है? आप देखिए, ये जो 12 करोड़ के बारे में बात कर रहे थे, पूरे दुनिया में कोविड के समय पूरे दुनिया में जॉब कम हो गए, लेकिन अभी प्री कोविड लेवल से बेहतर जॉब की स्थिति है। आप देखिए आज जितना निवेश हो रहा है, क्या इन लोगों ने निवेश करवाया था? आज आप देखिए जितना इन्होंने पूरे 10 साल में एक क्वार्टर पीरियड का निवेश हुआ था, वहां मात्र
एक 7 साल में जो है वो $500 ट्रिलियन का जो निवेश हुआ है, आप किस मापदंड कर, आप देखिए मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखिए, सब में भारत से मजबूत देश की तरह उभर के आया है। आप देखिए साइज ऑफ द इकोनॉमी जो है डबल हो गई जब इनके साइज में। सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा रिस्पॉन्स आपका चाहेंगे सर? देखिए, छवि प्रधानमंत्री जी इससे खराब हो रही कि चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठा है और आपने क्लीन चिट दे दी उसको। $100 बिलियन का इंपोर्ट परोस दिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कह रही है कि उससे एमएसएमई तबाह हो गया उस इंपोर्ट से। उसने, आपका एमपी कह रहा है तापिर गांव अरुणाचल प्रदेश का कि पूरा का पूरा गांव बसा लिया, वो 40-40 किलोमीटर अंदर आते हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये जो सारे आरोप हैं जो आपने मान लीजिए लगाए गए, एक के बाद एक आरोप लगाते रहेंगे सर तो पूरा 1 घंटा मुझे आपको देना पड़ेगा। ओपनिंग स्टेटमेंट में जो आपने आरोप लगाए सर, उसके लिए सब्सटेंस या उसके पीछे कुछ डेटा देते आप सर, तो फिर बहस जो और सार्थक हो पाती। मैं तो डेटा से ही बात कर रहा हूं कि आप हर उसमें देख लीजिए, इन लोगों ने किसान की आमदनी 27 रुपए रह गई और उसी दौरान जब रिपोर्ट एनएसएसओ की आई 1612 करोड़ रुपए रोज अडानी जी कमाने लगे थे। तो ये जो स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है उसकी बहुत गंभीर है। इलारा नाम की कंपनी है जो डूबीएस कंपनी है, जो डिफेंस के सेक्टर में अडानी के साथ काम कर रही है। राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया 6 एयरपोर्ट अवैधानिक तरीके से। तो जो अवैधानिक तरीके से सर, इस बात का के लिए आपको जो है कोई प्रूफ देना पड़ेगा कि किस तरह से नियमों का उल्लंघन किया गया। राजीव रंजन जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की बात की जाए तो हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान, वहां का विपक्ष इमरान खान या फिर शहबाज शरीफ सभी पीएम की नीतियों की तारीफ करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई हमारा दुश्मन देश भी पीएम की तारीफ कर रहा हो? इसके उलट अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान के अपोजिशन के किसी लीडर की तारीफ की होती तो उन्हें पाकिस्तानी एजेंट अब तक आप लोगों ने घोषित कर दिया होता। सर नीतियों की नहीं, पॉलिसी की तारीफ की बात हो रही है सर। पीएम बतौर पीएम जो है, बतौर व्यक्ति तो वो जो है आलोचना करते हैं, लेकिन उनकी नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। आप दुनिया के अनेक बड़े अखबारों ने, प्रतिष्ठित अखबारों ने मोदी जी के गवर्नेंस को लेकर के जो बातें कही हैं उससे तो आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं। एनवाई टाइम्स, मुझे ऐसा लगता है सर, न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसको लेकर इलॉन मस्क ने आज ट्वीट किया कि ये प्रोपेगेंडा चलाता है। अब इलॉन मस्क तो मोदी के समर्थक नहीं हो सकते सर। वही तो पीएम ने कहा कि विदेश में जो है कई सारी एजेंसियां हैं, कई सारे अखबार हैं जो कि सुपारी लेकर बैठे हैं। नहीं कीजिए। बीबीसी ने अगर कहा मुझे आप टाइम कम देंगे और मैं इंपॉर्टेंट नहीं सर, मैं बिल्कुल आपको टाइम दूंगा सर। नहीं, मैं आपको जो कहना चाहता हूं ये सुन लीजिए। आपने कहा कि आप जब भी कोई बात बोलते हैं तो तथ्यों के आधार पर क्यों नहीं बोलते। हिंदुस्तान के 18 पॉलिटिकल पार्टीज ने ईडी के हस्तक्षेप की जब मांग की और उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने क्या कहा था कि ये far-reaching charges of corporate fraud, political corruption, stock price manipulation through fraudulent means, and the misuse / monopolization of public resources to benefit a single corporate group. और उन्होंने इसके आगे कहा, ये किसको कोट कर रहे हैं? Having established a network of offshore shell companies. ये 18 लीडर्स ने, 18 पॉलिटिकल पार्टीज के सीनियर पार्लियामेंटेरियंस ने जो ईडी को लेटर लिखा, मैं उसी के कंटेंट का एक छोटा हिस्सा मैं आपको बता रहा हूं। जी। Establish a network of offshore shell companies and offshore funds controlled by parties related to the Adani Group for the purpose of artificially inflating stock valuations and give a distorted picture with regard to the group company's financial health. जी। मुझे लगता है सर कि बहुत छोटे मामलों, छोटा सा आपको इसमें एक इंटरप्शन करके एक सवाल पूछना चाहूंगा सर, मेरा ज्ञान वर्धन करें। ये तमाम जो आरोप लगाए गए हैं, क्या इसे पीआईएल की शक्ल देकर अदालत में दाखिल किया जा सकता है? अदालत में हमने पहले भी ऐसे मामले देखे हैं कि सरकार के खिलाफ इंडिविजुअल्स या विरोधी पार्टियां अदालत गई हैं और वहां से आदेश लेकर आई हैं, मुकदमा चला है सत्ताधारी पार्टियों पर भी। पहले मैं आपके संवाद की शैली की तारीफ करते हुए मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं। हिंदुस्तान के जिन बड़े पॉलिटिकल लीडर्स या उन व्यवसायिक घराने जो अपोजिशन के नेताओं से जुड़े हैं, क्या उनके जाने के पहले सुप्रीम कोर्ट या किसी हिंदुस्तान की अदालत से अदालती स्वीकृति लेने के बाद ये कार्रवाइयां हुई हैं? बंगाल से लेकर देश के अलग अलग, अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इसमें सवालों के घेरे में है, नहीं, सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार किस लिए है? तो मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र में संविधान ने चेक एंड बैलेंस रखा है सबके लिए। अगर केवल सवाल पूछेंगे, ये काम भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे छोड़ दीजिए।
आप सवाल सर, ये तो tried and उनसे tested भी तरीका हो चुपते गया। हुए पूछिए, मुझसे भी पूछिए। जी, आपने बीबीसी का भी जिक्र किया था सर। टेस्टेड नहीं है सर, आपने बीबीसी का भी जिक्र किया था। उस बीबीसी ने सरकार की एक आव्रजन जो नीति थी उसकी आलोचना करने पर अपने एक एंकर को हटा दिया था। अगर हम विदेशी जो संस्थाएं हैं सर, उनको अगर यहां पर यार्डस्टिक बनाएंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। बीबीसी ने अपने एंकर को, स्टार एंकर को पाकिस्तान की हटा तारीफ दिया क्यों था। कर रहे हैं? नहीं, फिर आप चंदन जी लगातार तो आप बोलते हैं, मेरी बारी में आप ही अगर बोलते रहे तो मेरे बदले आप बोलिए। आप बोले बिल्कुल सर, मैं सीधी बात पूछ रहा हूं जी। नहीं, विदेशी ताकतें अगर आपके पक्ष में बोले, अगर पाकिस्तानी प्रीमियर ने आपके पक्ष में बोला, बहुत खुशी की बात करेंगे। जो लोग आपके खिलाफ बोलेंगे वो गलत करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, ये सीरियस करप्शन का चार्ज है जी। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के साथ अडानी समूह के जो रिश्ते हैं उनके आधार पर अब तो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी का पैसा अडानी ने लगाया है। सर, अब तो यहां तक कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने और मुझे लगता है हम सुप्रीम कोर्ट प्रकरण में देते हैं उसको। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उस पर तो हम सुप्रीम कोर्ट को भी तो बंद लिफाफे में आपने गुमराह कर, उस पर एतबार होगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी आपने गुमराह करने की कोशिश की थी बंद लिफाफे में कमेटी के नाम दे करके। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार आपको लगाई है ये भी आपको पता है। ठीक है, सुनिए ना जी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के 5-6 फैसलों में जी सरकार के रवैये पर हैरानी जाहिर की है। और ये आप भी जानते हैं, हम वही बात तो कह रहे हैं, न्यायपालिका का जो गौरवपूर्ण इतिहास है, थोड़ी देर पहले कही कि परंपरा पर सब लोगों का विश्वास है, हर संस्था के लिए है, हर संस्थान के लिए है। ठीक है वाजपेयी जी, फिर ये सरकार किस लिए है? ठीक है, सरकार केवल भाषण देने के लिए, सरकार देश चलाने के लिए, सरकार खुद क्यों नहीं कार्रवाई करती है? सरकार देश चलाने के लिए है, तो देश चलाने में भ्रष्टाचार का मुकाबला करना नहीं है क्या? ठीक है वाजपेयी जी। चंदन जी, ऐसा है कि राजीव रंजन जी जो बातें कह रहे हैं उस बातों में बिल्कुल भी जान नहीं है। लेटर लिखने का राइट आपको है, लेकिन लेटर के साथ पुलंदा ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ता है। आप क्या है? अगर ये लेटर पीआईएल आपने सही पूछा, आप एक बातें करते हैं। सुन लेते हैं सर, राजीव रंजन सुनिए, सुन लेते हैं सर, वाजपेयी जी को बता रहे नहीं, पर्सनल मत होइए। पहले सुना ही नहीं, पर्सनल नहीं हुए उन्होंने, जो मान लीजिए चिट्ठियां लिखी गई वाली बात, हमारी बातों में जान नहीं और आपकी बातों में जान है। सही पहले अरे सुन तो लो, लड़ने के लिए आते हो क्या? सुनो, ठीक है राजीव जी, सुनिए, अरे सुनिए ना, बात सुनिए पहले। अरे बात सुनिए ना, आप पहले बात सुनोगे तो जवाब मिलेगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के लेटर पे पीआईएल में जाएंगे, डिसमिस कर देंगे पहली डेट पे, ऐसे ही फेंक देंगे और आपको डायरेक्शन देंगे कि आपको जो भी कुछ कहना है जेपीसी जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उसके पास जाइए। ये है लीगल, मतलब इसको गुमराह करने की कोशिश करोगे? कानून मत बताइए। ये तो आपको मानना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते हैं और कानून का ज्ञान हम लोगों को भी है। सुप्रीम कोर्ट को आप मानेंगे नहीं, इलेक्शन कमीशन को मानोगे नहीं, पार्लियामेंट को मानोगे नहीं, यहाँ लेकिन ये बात तो मान गए किसी को भी नहीं मानोगे, वाजपेयी जी सुप्रीम कोर्ट को लेकर के ये तो अभी जो है राजीव रंजन जी ने मान लिया कि भाई इंडिपेंडेंट है, सरकार की जो है कई चीजों को भी खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप आगे बोले। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो अडानी वाला मामला है इसमें जो कमेटी बनी है इसमें सरकार ने कंसेंट दी है पहली डेट पे ही कि सर आप कमेटी बनाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। ये पहले ही कंसेंटेड ऑर्डर है, ये आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि कोशिश इनकी जारी है लेकिन कामयाब कहां हो पा रहे हैं जी। कोशिश 2014 से बाकायदा जारी है, लेकिन क्योंकि 140 करोड़ जनता जिसके लिए ये काम कर रहे हैं, 370 हटाने से लेके, ट्रिपल तलाक से लेके, राम मंदिर से लेके, नहीं तो फिर पीएम की छवि को लेकर के क्यों कहना पड़ रहा है वाजपेयी जी? फिर पीएम को अपनी छवि को लेकर इतना चिंतित होना क्यों पड़ रहा है? उनकी तो अगर काम बोलता है तो उनका मीडिया मैनेजमेंट तो भाई माना जाता है कि राजनेताओं में सबसे अच्छा है, फिर क्यों चिंतित है वो? ये तो फैक्चुअल बात बता रहे हैं ना, ये तो फैक्चुअल बात बता रहे हैं। यही सवाल जफर इस्लाम साहब लगे हुए हैं यही सवाल पीएम के बारे में तो यही कहा जाता है कि भाई उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, अपनी छवि को लेकर के काफी वो जागरूक रहते हैं, नेताओं में काफी अग्रणी है, फिर इतनी चिंता क्यों? देखिए पीएम साहब ने दो बातें कही, आपने अगर उनकी पूरी स्पीच सुनी होगी। कुछ लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं यहां भी बैठ के और बाहर से बैठ के, और पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ है उस पर आपको सारी चीजें दिखती भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ के देश की जनता, गरीब जनता,
जो उनके साथ पूरे देश की जनता जो जुड़ी है, जो उनके लिए जितनी लोकप्रियता उनकी है उनके प्रति, वो समझती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के हित में और देशवासियों के हित में और उनके हित में काम कर रहे हैं। इसलिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक जनता साथ उनके। कोई ऐसी नहीं, अब ये बताइए कि विपक्ष के तौर पर जब आप लोग विपक्ष में थे तो राहुल गांधी की छवि जो है पप्पू कह करके, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि जो है मनमोहन सिंह कह करके खराब की गई। तो परसेप्शन के बैटल तो सभी लड़ते हैं, तो आज शिकायत क्यों? नहीं देखिए, पप्पू हमने नहीं कहा भाई, पप्पू तो उनके पार्टी से कोई लोग कहता है, हम लोग क्यों कहेंगे? हम इस तरह के अभद्र भाषा किसी पॉलिटिशियन की तरह के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, इस तरह की बातें कभी नहीं करते। हाँ, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ यह चिंता जताई कि लोग इस तरह की कोशिश में हैं, लेकिन डर नहीं उसके इस बात का है आप कितनी भी कोशिश करेंगे आपका यह स्टंट बैकफायर करेगा आपको, इसलिए जनता उनके साथ खड़ी है, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, ये उन्होंने कहा। आप कोशिश करो, गलत आप इस तरह की स्टंट करेंगे तो बैकफायर आपको करेगा, इसलिए कि जनता ही आपको हटाई है। आज आप सीमेंट के 200-300 सीटें 400 सीटें लाने वाली पार्टी, ठीक है, वो तो चलिए 50 सीट में नहीं लेके आ पा रही है, वो तो समझ में आता है। जीत हार चुनाव में लगी रहती है, हर राजनीतिक पार्टी को हक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बातें की। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारी कब्र खोदना चाहते हैं। भाई आपने भी सुना होगा इस तरह के भाषण को, वो तो इस तरह के स्लोगन को सुना होगा कांग्रेस पार्टी, वो मुहावरों की बात और बाकी सारी चीजों की बातें। अभय दुबे जी आप रिस्पॉन्ड करें, कब्र खुदेगी जैसी बातें आप लोग मौका दे देते हैं कहीं ना कहीं कब्र को खोदेंगे। कब्र खोदने की बात कर रहे हैं तो कब्र आप जब खोदेंगे प्रधानमंत्री जी के लिए तो गिरेंगे आप, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जी ठीक है, दो तीन बातें कही गई, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, जैसा राजीव रंजन जी ने बताया कि चुपचाप लिफाफा सील बंद लेकर पहुंच गए। क्यों आवश्यकता थी सरकार को इसकी? क्योंकि वो बचाना चाहती, इसलिए वो चाहती कि उनकी कमेटी जांच करे। मैंने कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, राफेल में कहा उन्होंने कि हमारा दायरा बड़ा सीमित है, क्यों जेपीसी की मांग कर रहे हैं? जेपीसी के पास असीमित अधिकार है, वो समन कर सकती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ले सकती है, आ जाने दीजिए ना, उसके बाद कोई कमेटी। लेकिन सर पिछली बार जब जेपीसी का गठन हुआ था तो आपकी पार्टी का उसमें बहुमत था और जेपीसी की बैठकों में जो है हम लोग देखते थे कि क्या हो रहा था। अरे हो जाने दीजिए ना चंदन जी, ठीक है, क्यों घबराते हैं ये? आप मनमानी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट वाला मामला हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जो कब्र खुदेगी जैसी भाषा, कहीं ना कहीं भाषा में जो है कांग्रेस नेताओं के जो बयान होते हैं बीजेपी को मौका नहीं मिल जाता। अभी प्रियंका गांधी जी ने किस तरह से कायर कह दिया। बस कब्र खुदेगी वाली बात तो बाकायदा हुई थी पवन खेड़ा जी की गिरफ्तारी के बाद। प्यारे साहब, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। देश के प्रधानमंत्री जी हैं, शोभा नहीं देता है कांग्रेस की विधवा कहना, उनको शोभा नहीं देता है कि देश में 14 के पहले जन्म लेने में शर्म आती थी। इन सारे विषयों पर मैं सिर्फ प्रामाणिक बातें करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री की छवि इसलिए खराब हो रही है, जैसा अभी विवेक जी ने जिक्र किया था ना, ईडी सीबीआई, प्रधानमंत्री जी जब हेमंत बिस्वा शर्मा को पार्टी में शामिल करके क्लीन चिट दे देते हैं ना आप लोग, तब तकलीफ होती है। जब मुकुल भाग सीबीआई आ रही अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, नारायण राणे आदर्श घोटाले का आरोप लगाते हैं, तब से आदर्शवादी नेता हो जाते हैं। सरदेसाई उद्धव सेना में रहते हैं, तब 11 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज की ये ट्वीट करते हैं और उसके बाद वहां ईओडब्ल्यू क्लोजर फाइल करता है। अभी तो आप लोग भी भाई प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल जफर इस्लाम साहब से लिया था, ये तो विपक्ष में रहते हुए सभी पार्टियां करती हैं, सभी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। जब तक अदालत से, जब तक किसी कोर्ट से साबित ना हो जाए सर, उसको हम प्रूफ तो नहीं मान सकते। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जिक्र किया इन्होंने, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हाल क्या कर दिया प्रधानमंत्री जी ने जी। एक आजाद भारत के इतिहास में पहला राजनीतिक दल है या एवरेज 11 ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, 11 अध्यादेश हर साल। जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होती है, जो सबसे पवित्र संस्था है स्टैंडिंग कमेटी, वहां पर 10% बिल जो 70% जाते थे 10% सिर्फ जाने लगे। पब्लिक कंसल्टेशन 114 बिल पिछली बार जो रखे थे उसमें से सिर्फ 14 बिल ऐसे थे जो इन्होंने दिए पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। तो ये डेमोक्रेसी को ये खत्म कर रहे हैं। अब मनमानी बात प्रारंभ कर दीजिए अंदर प्रधानमंत्री जी, म्यूट कर देते हैं, आप लोगों को बोलने नहीं देते। तो मेरे कहने का आशय ये है कि प्रधानमंत्री जी इन सब चीजों से छवि खराब हो रही है आपकी, अगर आप इनको ठीक कर लेंगे तो ये छवि आपकी जो इतनी खराब हुई, और कर्नाटक का चुनाव हार गए अगर, तो क्या ये सारे आरोपों को स्वीकार कर? चुनाव जीत हार तो चलिए हम जनता पर छोड़ देते हैं ना, वो तो जनता की समझदारी पर हम छोड़ देते हैं सर, वो हम पहले से प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं? विवेक जी। जी देखिए, सबसे पहली बात यह है
कि इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है वो डरी हुई है, और इसमें जब से कांग्रेस ने भी एक इनिशिएटिव अच्छा उठाया, भारत जोड़ो यात्रा हुई, तो इनको नाइटमेयर आने लग गए साहब राहुल गांधी के। ये 24 घंटे हर डिबेट में, हर डिस्कशन में बीजेपी का प्रवक्ता आएगा या स्पोक्स पर्सन बात करेगा तो राहुल गांधी। आप अपनी पार्टी की बात करिए, अपनी योजनाओं की बात क्यों नहीं करते हैं? आप विपक्ष की बात कर क्यों रहे हैं? यू आर द रूलिंग पार्टी और आप विपक्ष को डिस्कस कर रहे हैं। ये दिखाता क्या है? फार्मर एजिटेशन किया था, बैकफायर हुआ, 800 लोग किसान मारे गए, आपने खालिस्तानी डिक्लेयर किया, नक्सली डिक्लेयर किया, आपको आकर के माफी मांगनी पड़ी और तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो क्या इसके लिए ऑपोजिशन रिस्पॉन्सिबल है? ऑपोजिशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप सरकारी तंत्र का जब मिसयूज करते हैं, ऑपोजिशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सोशल मीडिया पे हिंदू मुसलमानवाद होता है और भगवा गमछा डाले हुए इन्हीं के कार्यकर्ता जब माइनॉरिटीज को हैरेस करते हैं और वो वीडियोस वायरल हो रही हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, लेट अस नॉट गो ऑन दैट टॉपिक। विवेक जी, वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा, वहां दूसरे पक्ष के भी वीडियोस आते हैं, सारी चीजें, वो एक परसेप्शन का बैटल होता है, उसमें हम ना जाएं। यहां बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेबर मूवमेंट पे। अब आप सुनिए, लेबर मूवमेंट पे आइए, अब आप आइए लेबर मूवमेंट पे। एज अ ट्रेड यूनियनिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, लेबर जी ठीक है, विवेक जी की बात पूरी हो जाए। अब जफर इस्लाम साहब ने तो पूरी डिबेट को अगर हम एनालाइज करें तो उस पूरी डिबेट के अंदर जफर इस्लाम साहब, वो मेरा काम है सर, आप अपनी बात पूरी कर लें, वो एनालिसिस मैं कर लूंगा सर। नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लें। आई हैव टू टेल हिम, he has not answered a single question of the opposition pravaktas here. All that the ruling party pravakta is saying is कि प्राइम मिनिस्टर बड़े कॉन्फिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर जीतने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर को लोग प्रेम करते हैं। सर आपने भी तो फैक्ट फिगर्स कुछ नहीं रखा ना सर, आपने भी परसेप्शन वाली बात की है, वो तो मैंने फैक्ट फिगर रखे हैं। फार्मर एजिटेशन कर मैंने नो मैंने फार्मर एजिटेशन आपको क्लियरली बोला है। लेबर लॉस पे इन्होंने ट्रेड यूनियनिस्ट को प्रोटेस्ट करने से रोका है। यह सिर्फ सिलेक्टिव बिजनेसमैनों की सरकार है जी। अडानी साहब उसमें आगे हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और सुनिए, इसी अडानी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसानों पे अत्याचार हुआ था, जिसकी वजह से किसानों को बॉर्डर पे उतरना पड़ा। ठीक है, अभी पंजाब में किसान जो है रेल रोकने के लिए बैठे हुए हैं सब, वहां पर सरकार बीजेपी की नहीं है, किसी और की है। ठीक है, जफर इस्लाम साहब रिस्पॉन्ड करें। नहीं देखिए, ठीक है विवेक जी, आपने पॉइंट रख दिया। देखिए ये इनके सारी बातें को अगर एनालाइज कीजिए तो खोखली होती है, तथ्य अलग होती है और सिर्फ एलिगेशन होता है, सच्चाई कहीं नहीं होती है। सच्चाई तो ये है जो मैंने अपनी बात में पहले कहा था कि सच्चाई सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है कि देश मजबूत हुआ है। सच्चाई ये है कि आज आप भी अपने आप को मजबूत है, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी मानते हैं। नहीं, बिल गलत था, नहीं बिल सही था, लेकिन किसानों हमने किसानों की बात मान ली, इसलिए कि वो हमारे अन्नदाता है। ये बात हकीकत है कि बिल सही था और आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं कि बिल सही था, लेकिन सिर्फ परसेप्शन पर अब बात ना करें। यहाँ कसम संविधान की, मैं अरे भाई ये कोई ट्रेड यूनियन का जी मैं सुना दूंगा पत्रकारों की, अभी जन को आप अपनी बातें को अपने डिसिप्लिन के तरीके से रखिए। आप सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप सारी बातें झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हकीकत है कि बिजनेस एनवायरनमेंट सबके लिए है, कोई अडानी अकेला बिजनेसमैन नहीं है। देश का हर बिजनेस बढ़ रहा है, आपको हर बिजनेस आगे बढ़ रहा है, हर बिजनेसमैन आगे बढ़ रहा है। आपके चाहने वाले बिजनेसमैन भी आ रहे हैं। आपको दिक्कत है कि नहीं, आपको दिक्कत है कि देश आगे बढ़ रहा है। आपको चाइना आगे बढ़ता है तो आपको खुशी होती है, देश आगे बढ़ता है तो आपको खुशी होती है। देश में कितने बिजनेसमैन है, कोई अडानी है क्या? देश में गरीब को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, गरीब को मजबूत करने का काम हम कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री के साथ वो कवच की तरह आपको दिक्कत इसलिए आप कमजोर हो रहे हैं कि आपकी नीति जो है देश के खिलाफ है। आप चाइना के साथ खड़े हुए देश के खिलाफ खड़े हैं। ठेकेदारी प्रथा बुरी है। ठीक है, आपने थोड़ी देर पहले हमारे देश का करीब मजबूत हुआ है, हमारा देश मजबूत हुआ, लेकिन आप आंकड़े के हिसाब से देखिए ना, आप आंकड़े के साथ पर कैपिटा इनकम बढ़ाए कि नहीं? अभय दुबे जी, आपने थोड़ी देर पहले का जिक्र किया था। पर कैपिटा इनकम यहाँ पर फैक्ट रखना चाहूंगा, अभी एक फैक्ट सामने रखना चाहूंगा कि रूस से तेल लेने को लेकर अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रेशर था, यूरोपीय कंट्री देशों का बड़ा ज्यादा प्रेशर था, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने वहां इंडिपेंडेंट नीति अपनाई रखी। हम तेल लेना जारी रख रहे हैं। विदेश की जो ताकतें हैं, दुनिया की तमाम शक्तियों को यह जवाब दिया जाता है कि भाई भारत अपने हितों को सबसे पहले देखेगा। सीमा पर मिरर इमेज बनी हुई है सेना की, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ये कहते हैं कि रूस जिस तरह यूक्रेन के साथ पेश आ रहा है, वैसे चीन जो है भारत के साथ पेश आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है जी, आप देख लिए उन्होंने 3 स्टेप एग्रीमेंट भूटान के साथ कर लिया।
भूटान में भी पूरा का पूरा विलेज बना लिया। हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम उस पर निगाह लगाए हुए हैं। उन्होंने ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट नेपाल के साथ साइन कर लिया है। उन्होंने इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के साथ वो काम कर रहा है। हमको श्रीलंका में हम्बन टोटा, जब श्रीलंका में अडानी जी को प्रोजेक्ट दिलाया जा रहा था भाजपा की सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का, तब उसने हम्बन टोटा 100 साल के लिए ले लिया था। चारों तरफ से देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और फिर भी हम विदेश में चीन क्या कर रहा है, विदेश में चीन क्या कर रहा है, इसके लिए तो फिर ये भी जानना होगा कि 2014 से पहले जो है चीन का एक्सपेंशन कैसे हुआ था इकोनॉमिक तरीके से। चंदन जी सुन लीजिए, दूसरी बड़ी बात आपने बोली रशिया से क्रूड ऑयल के खरीदने की। इन्होंने कहा था कि हम एक ऐसी नीति ला रहे हैं, 2017 में धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट की देखिएगा, कि डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी ला रहे हैं। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो जाएंगे तो हम सीधा उसको ट्रांसफर कर देंगे जनता में। 4.5 लाख करोड़ रुपए का डाका डालने लगे जनता की जेब से। जब $20 पर बैरल था तब सरकारी खजाने में अगर पैसे गए तो वो डाका मोदी जी की जेब में तो नहीं गया। वो अगर तेल कंपनियों के पास पैसा जा रहा है, मान लीजिए उनका जो घाटा है वो रिकवर हो रहा है, तो वो मोदी जी की जेब में पैसा तो नहीं गया। और दूसरी बात की तेल की कीमतों को बाजार के हवाले करने का काम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर यूपीए गवर्नमेंट में हुआ था, वो एक रिफॉर्म था सर। अरे साहब, ये डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी खुद ने कहा, ट्वीट देख लीजिए उनका। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिच साइट की फिच क्रेडिट रिपोर्ट को देखिए। उन्होंने कहा कि अडानी एक्सेसिवली ओवर लिवरेज्ड है। फोर्ब्स कह रहा है चीन के बैंक से लोन का मसला। तो इतने विश्व भर से अगर रिपोर्ट आ रही है प्रधानमंत्री जी, क्या दिक्कत है? मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी का। बहुत एक सार्थक बहस हुई, देश की जनता के सामने कई तथ्य रखे गए, कई मुद्दे उठाए गए, पीएम ने जो सवाल खड़े किए थे उसको लेकर के भी सत्ताधारी पार्टी की ओर से, विपक्ष की ओर से जवाब दिया गया और सत्ताधारी पार्टी ने भी इस पे बात रखी। कसम संविधान की में हमारा मकसद यही होता है, एक सार्थक बहस जनता के सामने रखना। बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। जी न्यूज़।